गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमारा जो चल रहा था चैप्टर लेंस, तो लेंस हमारा समाप्त हो गया, उसमें न्यूमेरिकल हो गए थे सब, और आप लोग जो न्यूमेरिकल रह गए हैं वो अपनी अपनी किताब से लगाएं, और कोई समस्या आती है तो हमें बताएं, हम उसका समाधान करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है ह्यूमन आइज, यानी कि मानव नेत्र, तो मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे, और मानव नेत्र की संरचना पढ़ेंगे। मुख्य पार्ट जो इसमें है मानव नेत्र की संरचना। तो मानव नेत्र की संरचना में क्या है कि बहुत से भाग होते हैं, उसके वो दिखाया जाएगा, चित्र द्वारा दिखाया जाएगा। तो अभी हम मानव नेत्र की बात करते हैं। मानव नेत्र क्या होता है कि देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, अगर लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम आपको यहीं से बोल बोल के बता देंगे और आप लोग वीडियो रोक रोक करके लिखते रहिए। क्या है कि मानव नेत्र जो है वो प्रकृति द्वारा, मानव नेत्र प्रकृति द्वारा दी हुई बहुमूल्य देन है, अत्यंत बहुमूल्य देन है। मानव नेत्र प्रकृति द्वारा दी हुई बहुमूल्य देन है, जिसके द्वारा हमें इस अद्भुत संसार और हमारे आसपास की वस्तुओं को देखने में सहायता मिलती है। यानी हम कह सकते हैं कि मानव नेत्र प्रकृति द्वारा दी हुई अत्यंत बहुमूल्य देन है, जिसके द्वारा या जो हमें इस अद्भुत संसार को देखने योग्य बनाती है। तो अब मानव नेत्र हो गया है, इसे आप लोग लिखें। अब हम बात करेंगे कि मानव नेत्र की संरचना, मानव नेत्र की संरचना। तो मानव नेत्र की संरचना में क्या होता है, इस मानव नेत्र की संरचना मानव नेत्र संरचना का मीन्स ये है कि इसमें कौन कौन से पार्ट शामिल होते हैं या कि कैसे कैसे पार्ट से बनी है ये। तो मानव नेत्र की संरचना के पार्ट पढ़ने से पहले हम इसमें एक चित्र बनाएंगे। चित्र में काफ़ी समय लगेगा, इसलिए हम वीडियो को रोक कर चित्र बना ले रहे हैं पहले। अब देखो, हमने चित्र तो बना लिया है। बात कर रहे थे मानव नेत्र की संरचना पर। तो कुछ इस प्रकार से मानव नेत्र होता है। इसका जो व्यास होता है वो 25 मिलीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर होता है। जो मानव नेत्र का व्यास होता है वो 25 मिलीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर होता है। बात करेंगे कि मानव नेत्र की संरचना क्या होती है, कि सीधी सी बात है कि मानव नेत्र में निम्नलिखित भाग होते हैं। तो भाग होते हैं, तो भागों की बात करेंगे। सबसे पहले उठा लेंगे दृढ़ पटल को। इस चित्र को बना लीजिएगा, उसके नीचे हेडिंग डाल डाल के लिखना है। तो सबसे पहली जो हेडिंग डालेंगे हम, दृढ़, गलत लिखा है यहाँ पर, दृढ़ पटल, दृढ़ पटल। तो दृढ़ पटल क्या होता है कि हमारी आंख में जो श्वेत श्वेत रंग होता है बाहर बाहर की ओर, उसी को दृढ़ पटल कहते हैं। लिखेंगे कैसे कि मानव नेत्र एक खोखले गोले के भांति होता है। मानव नेत्र एक खोखले गोले की भांति होता है, जो बाहर से एक श्वेत दृढ़ परत से ढका होता है। जो बाहर से एक श्वेत दृढ़ परत से ढका होता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। ये नेत्र के भीतरी अंगों की सुरक्षा करता है। ये जो परत होती है वो भीतरी अंगों की सुरक्षा करती है। तो सीधी सी बात है, कह सकते हैं कि मानव नेत्र एक खोखले गोले के भांति होता है। इसकी बाहरी परत जो होती है वो श्वेत रंग की होती है और दृढ़ होती है, उसी को दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल क्या करती है कि आँख के भीतरी भागों की सुरक्षा करती है। फिर बात आती है रक्तक पटल की। रक्तक पटल नंबर 2। रक्तक पटल, तो मानव नेत्र में 3 परतें होती हैं। पहली तो होती है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल तो बता दिया हमने। अब रक्तक पटल की बात करेंगे। तो रक्तक पटल क्या होता है कि दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है या काले रंग का पर्दा होता है, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली का पर्दा होता है, काले रंग की झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। और रक्तक पटल क्या करता है कि आपतित प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, जिससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन ना हो सके।
यानी रक्तक पटल क्या है कि दृढ़ पटल के नीचे वाली परत को, ऐसे भी लिख सकते हैं कि दृढ़ पटल के नीचे वाली परत को रक्तक पटल कहते हैं। और रक्तक पटल काले रंग की होती है और काले रंग के कारण ये आपतित प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन को रोकती है। फिर बात करते हैं कार्निया की, नंबर 3 कार्निया। तो कार्निया क्या है कि हम इसमें 2 प्रकार से लिख सकते हैं, या तो दृढ़ पटल के सामने का भाग या नेत्र के गोलक के सामने का भाग उभरा हुआ होता है। नेत्र के गोलक का सामने का भाग उभरा हुआ होता है, जिसे कार्निया कहते हैं। कार्निया द्वारा ही सर्वप्रथम प्रकाश आँख में प्रवेश करता है। कार्निया द्वारा ही सर्वप्रथम, यानी सर्वप्रथम जो प्रकाश आँख में प्रवेश करता है वो कार्निया द्वारा करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रक्तक पटल के सामने के भाग उभरा हुआ होता है, जिसे कार्निया कहते हैं, और कार्निया द्वारा ही सर्वप्रथम प्रकाश आँख में प्रवेश करता है। फिर बात करते हैं आइरिस की, नंबर 4 आइरिस। तो कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम आइरिस कहते हैं। और आँख का रंग जो होता है वो आइरिस पर ही निर्भर करता है, आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। आँख का जो रंग होता है वो आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। तो आइरिस क्या होता है कि कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। और आइरिस, आँख का रंग आइरिस पर निर्भर करता है, आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। अब अगली बात करेंगे पुतली की, नंबर 5 पुतली। तो पुतली क्या होती है, देखो आइरिस के मध्य में एक छोटा छिद्र होता है। आइरिस ये रहा। अब आइरिस के मध्य में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। आइरिस के मध्य में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। प्रकाश इस छिद्र से होकर ही लेंस पर फोकस होता है। प्रकाश जो होता है वो पुतली से ही लेंस पर फोकस होता है। पुतली की एक विशेषता होती है कि अधिक प्रकाश में बढ़ जाती है, कम हो जाती है, और अंधकार में ये फैल जाती है। यहाँ कह सकते हैं कि अधिक प्रकाश में ये सिकुड़ जाती है और कम प्रकाश में ये फैल जाती है। फिर बात करेंगे कि जलीय द्रव और कचाप द्रव की। जलीय द्रव, तो जलीय द्रव को हम कह सकते हैं कि आइरिस और नेत्र लेंस के मध्य में एक नमकीन जलनुमा द्रव भरा रहता है। एक नमकीन जलनुमा द्रव भरा रहता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। और जलीय द्रव का जो अपवर्तनांक है वो 1.33 होता है। जलीय द्रव का जो अपवर्तनांक है वो 1.33 होता है। कह सकते हैं कि आइरिस और नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन जलनुमा द्रव भरा रहता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं, और इसका अपवर्तनांक 1.33 होता है। ठीक है। फिर बात करते हैं कचाप द्रव की। यहाँ दिख रहा है ना सर? कचाप द्रव की, तो हम इसे कह सकते हैं कि नेत्र लेंस और रेटिना तक, नेत्र लेंस और रेटिना तक के स्थान में एक गाढ़ा पारदर्शी द्रव भरा रहता है। एक गाढ़ा पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे कचाप द्रव कहते हैं। नेत्र लेंस और रेटिना तक के स्थान में एक गाढ़ा पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे कचाप द्रव कहते हैं। इसका भी अपवर्तनांक 1.33 होता है। अब आगे बात करेंगे रेटिना की, यानी कि जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना की जब हम बात करेंगे, रेटिना क्या होता है कि ये आँख की जो सबसे आंतरिक परत होती है उसे रेटिना कहते हैं। कह सकते हैं कि रक्तक पटल के नीचे और नेत्र
के सबसे आंतरिक परत को, सबसे आंतरिक का मीन्स होता है सबसे अंदर वाली परत को रेटिना कहते हैं। और सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब इसी स्थान पर बनते हैं। प्रतिबिंब रेटिना पर वास्तविक और उल्टे और बस से छोटे बनते हैं, लेकिन प्रतिबिंब बनने का संदेश प्रकाश सिराओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है और मस्तिष्क उसे अनुभव के आधार पर सीधा दिखाता है। अब बात करेंगे अंधबिंदु की। अंधबिंदु क्या होता है कि रेटिना के जिस स्थान से प्रकाश सिराएं मस्तिष्क तक जाती हैं, रेटिना के जिस स्थान से प्रकाश सिराएं मस्तिष्क तक जाती हैं उस स्थान को अंधबिंदु कहते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे पीत बिंदु की। तो पीत बिंदु क्या होता है कि नेत्र लेंस की मुख्य अक्ष, यानी कि लेंस हो चाहे दर्पण हो, उसकी एक मुख्य अक्ष होती है जो लेंस या दर्पण को मध्य बिंदु से काटती है। तो हम मान लेंगे कि ये इसकी मुख्य अक्ष है। तो नेत्र लेंस की मुख्य अक्ष रेटिना के जिस स्थान पर मिलती है या काटती है, उस स्थान को पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु कहते हैं, यानी कि नेत्र लेंस की मुख्य अक्ष रेटिना के जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को पीत बिंदु कहते हैं। और पीत बिंदु पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो सबसे अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है या स्पष्ट बनता है। फिर अगली बात करेंगे, और क्या रह गया हमारा, नेत्र लेंस। ठीक है, नेत्र लेंस। तो नेत्र लेंस क्या होता है कि जो नेत्र लेंस है वो पारदर्शी ऊतकों का बना द्विफॉक्सी लेंस होता है या दो उत्तल लेंस होता है। सीधी सी बात है कि जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस पारदर्शी ऊतकों का बना द्वितल लेंस होता है, जिसके आगे के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अधिक और पीछे की जो वक्रता त्रिज्या है वो कम होती है। यानी कि जो नेत्र लेंस होता है वो द्वितल लेंस होता है और पारदर्शी ऊतकों का बना होता है, जिसके आगे के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है और पीछे की वक्रता त्रिज्या कम होती है। तो यहाँ तक हमारी जो नेत्र लेंस की मानव नेत्र की संरचना चल रही थी वो पूर्ण हो चुकी है। अब कल जो बात करेंगे वो कुछ नया टॉपिक होगा हमारा। तब तक के लिए धन्यवाद।